चलिए अब देखते हैं टॉपिक 3.5.1 दैट इज मोबिलिटी। देखिए ये मोबिलिटी दरअसल मोबाइल चार्ज कैरियर्स के लिए है। मोबाइल चार्ज कैरियर्स। अब ये मोबाइल चार्ज कैरियर क्या है पहले समझ लेते हैं। देखिए अगर कोई भी मेटेलिक कंडक्टर आप लो तो मेटेलिक कंडक्टर में जो कुछ भी करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, राइट। यानी कि इसमें जो करंट पास होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिव आयंस स्टिक होते हैं, वो हिलते नहीं है। तो मूविंग चार्ज कौन है? मूविंग चार्ज है इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसको कहते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर। मेटेलिक कंडक्टर में पॉजिटिव आयन भी है लेकिन वो मूविंग नहीं है, इसलिए उसको मोबाइल नहीं बोलते हैं। वो मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं है, राइट। तो मेटेलिक कंडक्टर में मोबाइल चार्ज कैरियर कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। फिर अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हो तो उसमें पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन दोनों ही मूव करते हैं। जैसे कि आपने HCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया है तो उसमें H+ और Cl- ऐसे दो आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये दोनों मूव कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों ही मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं। अच्छा, अगर हम बात करें पर्टिकुलरली गैस की तो गैस में आपको पॉजिटिव आयन और ये इलेक्ट्रॉन ये दोनों मोबाइल चार्ज कैरियर के तौर पे मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको अलग अलग मटेरियल में अलग अलग मोबाइल चार्ज कैरियर्स मिलते हैं, जिसमें से ज़्यादातर ये होते हैं। और हम तो बात करने वाले खास तौर पे मेटेलिक कंडक्टर्स की, तो उसमें तो मोबाइल चार्ज कैरियर एक ही है, कौन है? इलेक्ट्रॉन। अब ये मोबाइल चार्ज कैरियर्स कितने मोबाइल है, मीन्स के कितने मूवेबल हैं, ये हमें पता चलता है उसकी मोबिलिटी से। इसलिए पहले मोबिलिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। यह है डेफिनेशन: मैग्नीट्यूड of drift velocity per unit electric field is known as mobility of electron। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कहते हैं मोबिलिटी। देखिए मोबिलिटी का सिंबल है म्यू, तो फिर इसका इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं डेफिनेशन पर से: म्यू इज इक्वल टू मोड ऑफ वी डी अपॉन ई। डेफिनेशन क्या है? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा ये? मोड ऑफ वी डी यानी कि मोड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? देखिए वेलोसिटी है तो यूनिट हो जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट मीटर इनवर्स, बट वो डिनोमीटर में है। तो ये आप लिख सकते हो कि मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड। तो ये हो गया मोबिलिटी का यूनिट, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड। अब आगे, बट वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि मोड ऑफ वीडी, ये क्या होता है? ये होता है ई कैपिटल ई तो अपॉन एम। ये मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम। अब इस इक्वेशन को हम पुट कर देते हैं म्यू के इक्वेशन में, तो म्यू इजकल टू क्या मिल जाएगा आपको? ये मिल जाएगा ई तो अपॉन एम, क्योंकि ऑब्वियसली कैपिटल ई तो कैंसिल हो गया, तो म्यू का इक्वेशन आपको मिल रहा है फाइनली ई टो अपॉन एम। हमारे लिए म्यू का ये इक्वेशन और ये डेफिनेशन वाला इक्वेशन दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें फिर से याद कर लेते हैं कि ये ई यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये टो यानी कि रिलैक्सेशन टाइम या फिर कहें तो एवरेज कॉलिजन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे कि टो इजकल टू
एवरेज collision time for electron, राइट। तो ये हो गया मोबिलिटी का फाइनल इक्वेशन। चलिए अब देखते हैं टॉपिक 3.6 लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखिए वैसे तो ओम्स लॉ बहुत सारे मटेरियल्स में और बहुत सारे डिवाइसेस में ट्रू रहता है, यानी कि करेक्ट साबित होता है। आप जानते हो कि ओम्स लॉ बेसिकली क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि V अपॉन I इज कांस्टेंट, राइट। और आप जानते हो कि इस कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस R कहते हैं, राइट। तो ओम्स लॉ के मुताबिक R कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि अगर हम V वर्सेस I ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। आमतौर पे ज़्यादातर कंडक्टर्स के लिए और ज़्यादातर अदर डिवाइसेस के लिए ये लाइन स्ट्रेट लाइन मिलती है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह पे ऐसा भी मिलता है कि V वर्सेस I ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे ओम्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है। तो ये ओम्स लॉ की लिमिटेशन है, मीन्स के ओम्स लॉ ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। अब कहाँ कहाँ ऐसा होता है कि V वर्सेस I ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता, इसके बारे में जरा समझते हैं। इसमें सबसे पहला है खुद कंडक्टर। देखिए अगर कंडक्टर में हम उसका V वर्सेस I ग्राफ ड्रॉ करें और उसमें वोल्टेज के वाइड वेरिएशन करें हम, तो ग्राफ ऐसा मिलता है। देखिए यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है वो स्ट्रेट लाइन है, यानी कि वो V इज प्रोपोर्शनल टू I दिखा रही है, या फिर ऐसे कहें कि ये V अपॉन I इजकल टू कांस्टेंट दिखा रही है। कौन सी? ये डैश लाइन। लेकिन ये जो ब्लू लाइन है वो दरअसल कंडक्टर की रियल सिचुएशन दिखा रही है। मीन्स के कंडक्टर के लिए V वर्सेस I ग्राफ शुरू में तो स्ट्रेट लाइन रहता है, लेकिन बाद में आप देख रहे हो कि ये थोड़ा सा ऐसे कर्व होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे V और I प्रोपोर्शनल नहीं है, या फिर ऐसे कहूं कि यहाँ पे V अपॉन I कांस्टेंट नहीं रहा। तो इस तरह से कंडक्टर में आपको हायर वोल्टेजेस के लिए ये V वर्सेस I ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है, यानी कि यहाँ पे ओम्स लॉ ओबे नहीं होता है। अब एक दूसरी बात, देखिए ओम्स लॉ में करंट की डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी कि आप करंट किसी भी डायरेक्शन में पास करें तो भी उसमें ओम्स लॉ फॉलो होना चाहिए, यानी कि V अपॉन I कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन आपको डायोड्स में ऐसा नहीं मिलेगा। ये डायोड्स दरअसल एक अलग डिवाइस है जिसके बारे में यहाँ पे नहीं, अभी आप इसको पढ़ोगे चैप्टर नंबर 14 में, ठीक है। लेकिन उसके ग्राफ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये है डायोड का ग्राफ, ये V वर्सेस I ग्राफ है, आप देख रहे हो यहाँ पे है I और यहाँ पे है V। तो यहाँ पे I और V दोनों पॉजिटिव है। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें I और V दोनों पॉजिटिव है, और ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है इसमें I और V दोनों नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव होने का मतलब कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगाई है। डायोड जो है, मैं इसका आपको सिंबल दिखाता हूं। डायोड का सिंबल इस तरह से है, ऐसे होता है डायोड का सिंबल, ठीक है। तो अगर आप इसमें इस डायरेक्शन में करंट पास करते हो तो आपको ये जो फर्स्ट पार्ट है ग्राफ का वो दिखेगा, इसको मैं ए नाम दे देता हूं। और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में करंट पास करते हो तो ये जो सेकंड पार्ट है ग्राफ का वो आपको दिखेगा, जिसको मैं बी नाम दे देता हूं। इन शॉर्ट, अगर आपने आई और वी पॉजिटिव रखे हैं, यानी कि आपने करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में पास किया है, तो ग्राफ ऐसे दिखेगा। और अगर आपने नेगेटिव डायरेक्शन में करंट पास किया है तो ग्राफ ऐसे दिखेगा। अब ये तो ओम्स लॉ के मुताबिक बात नहीं हुई, क्योंकि एज पर ओम्स लॉ
करंट की डायरेक्शन का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। और वैसे भी एक दूसरी चीज भी आप देख रहे हो कि ग्राफ लीनियर भी नहीं है, देख रहे हो आप, ऐसे कर्व्ड है और यहां भी कर्व्ड है। तो दोनों साइड में ग्राफ लीनियर भी नहीं है और इवन इक्वल भी नहीं है। आप देख रहे हो ये ग्राफ इस तरह से आई की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि ये ग्राफ इस तरह से वी की ओर बढ़ रहे हैं, देख रहे हो आप। तो ये जो ग्राफ है जो कि डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहलाता है, ये ग्राफ ना तो लीनियर दिख रहा है और ना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में सेम दिख रहा है। इसका मतलब यहां पे ओम्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है। अब ऐसी एक और डिवाइस है जिसका नाम है LED, लाइट एमिटिंग डायोड। ये भी आप चैप्टर 14 में पढ़ोगे। इसमें गैलियम आर्सेनाइड यूज होता है, GaAs, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। अब इस गैलियम आर्सेनाइड में भी I वर्सेस V ग्राफ आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलता है। देखिए इस तरह से मिलता है आपको, यहाँ पे लिखा है कि गैलियम आर्सेनाइड का ये I वर्सेस V ग्राफ। अब इस ग्राफ में देखिए ये इतना पोर्शन तो ठीक है कि लीनियर दिख रहा है, लेकिन इसके बाद अब देखिए ये पूरा नॉन लीनियर रीजन हो गया, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं हो रहा। और इतना ही नहीं, एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको जो कि ओम्स लॉ में कभी पॉसिबल नहीं है, और वो ये है। देखिए अगर मैं यहां से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, और यहां पे नीचे भी मैं प्रोजेक्शन ले लूं इस तरह से, तो इसका मतलब ये होता है कि लेट मी डॉट इट, इस पर्टिकुलर वोल्टेज और इस पर्टिकुलर वोल्टेज में आपको ये एक ही करंट मिल रहा है। समझने की कोशिश कीजिए, इस पर्टिकुलर वोल्टेज में करंट इतना और इस पर्टिकुलर वोल्टेज में भी करंट इतना, यानी कि दो अलग अलग वोल्टेज में आपको एक ही करंट मिल रहा है इसमें। ऐसा ओम्स लॉ में कहीं भी नहीं कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी, यानी कि LED भी, या फिर ऐसे कहें कि गैलियम आर्सेनाइड मटेरियल जो है वो भी ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि ओम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। हाँ वैसे बहुत सारे कंडक्टर, रजिस्टर्स और बहुत सारे डिवाइसेस में ये ओबे होता है और इसका हम वाइडली यूज भी करते हैं और करेंगे भी, लेकिन फिर भी इसकी लिमिटेशंस के बारे में हमें यहाँ पे पता चल रहा है। चलिए अब देखते हैं टॉपिक 3.7, रजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स। देखिए यहाँ पे इसका टेबल दिया हुआ है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक बेसिक चीज समझ लेते हैं कि कंडक्टर अगर ले आप, तो कंडक्टर्स की रजिस्टिविटी आपको 10⁻⁻8 ओहम मीटर से लेके 10⁻⁻6 ओहम मीटर तक मिल जाएगी। इसके कंडक्टर की रजिस्टिविटी 10⁻8 से लेके 10⁻6 ओहम मीटर तक की होती है। अगर आप इंसुलेटर्स पकड़ो तो इंसुलेटर्स में उनकी रजिस्टिविटी जो है वो आपको कंडक्टर की रजिस्टिविटी से बहुत ही ज़्यादा, यानी कि ऑलमोस्ट 10⁻18 टाइम्स मिलेगी। मैं जो लिख रहा हूँ ध्यान से समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी रजिस्टिविटी आपको 10⁻18 मिलेगी, मैं कह रहा हूँ कि 10⁻18 टाइम्स मिलेगी, कंडक्टर से 10⁻18 टाइम्स, यानी कि बहुत ही हाई मिलेगी। वैसे इंसुलेटर की रजिस्टिविटी की कोई पर्टिकुलर रेंज आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो आपको 10 ऐसा समझिए कि 10 से लेके ऑलमोस्ट इनफाइनाइट तक सब कुछ इंसुलेटर ही कहलाता है। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक कैटेगरी आती है, वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स, इनकी रजिस्टिविटी इन दोनों के बीच में आती है, यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आती है। देखिए एक बात समझ लीजिए आप, रजिस्टिविटी में कोई डिमार्केशन लाइन नहीं होती है। आप कोई एक लाइन बांध के नहीं कह सकते भाई इससे
कम है तो ये कंडक्टर है, इससे ज़्यादा है तो ये सेमीकंडक्टर है, और इससे ज़्यादा है तो ये इंसुलेटर होगा। ऐसे कोई डिमार्केशन पर्टिकुलर लाइन नहीं होती, शार्प एज नहीं होती इसकी, इसलिए ये अप्रोक्सीमेशन पे ज़्यादा चलता है। ठीक है, इसमें जरा सेमीकंडक्टर के बारे में एक बेसिक बात कर लें। देखिए, वैसे सेमीकंडक्टर को हमने कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रखा है, लेकिन फिर भी सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर बहुत ही डिपेंड करती है। यानी कि अगर टेम्परेचर आप राइज करोगे तो इसकी रजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। इतना ही नहीं, सेमीकंडक्टर में अगर आप इम्प्योरिटीज डालते हो, ये इम्प्योरिटी क्या है वो आपको चैप्टर 14 में समझने को मिलेगा। अभी सुन लीजिए सिर्फ कि अगर आप इसमें इम्प्योरिटीज डालते हो तो ऐसे में भी कंडक्टिविटी उसकी बढ़ती है, यानी कि रजिस्टिविटी उसकी कम होती है। यानी कि सेमीकंडक्टर में हम अगर इम्प्योरिटीज डालेंगे तो उससे उसकी रजिस्टिविटी कम होगी। तो इस तरह से सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी पे भी डिपेंड करता है। दूसरा कि उसके ऊपर अगर आप लाइट इंसिडेंट करते हो तो भी उसमें रजिस्टिविटी चेंज होती है। तो सेमीकंडक्टर जो है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड भी करता है। चलिए अब बात करते हैं हम इस टेबल की। इस टेबल में लेफ्ट साइड में जो दिया है वो सारे डिफरेंट मटेरियल्स हैं। इसको कैटेगराइज किया हुआ है कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर में। और यहाँ पे राइट साइड में जो दिया हुआ है वो है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी रो, जिसका यूनिट ऑब्वियसली ओम मीटर होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो शुरू में दिए हैं वो सारे कंडक्टर है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, आयरन, प्लेटिनियम, मर्क्यूरी, नाइक्रोम और मैंगनीन, ये एक तरह का एलॉय है। इन सभी की आप रजिस्टिविटी चेक कीजिए तो ये 10⁻⁸ के ऑर्डर में, आप देखिए 10⁻⁸ ओम मीटर के ऑर्डर में ही है सारी। और फिर आता है ये सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में आप देखिए तो कार्बन जो ग्रेफाइट है वो, डायमंड नहीं, फिर जर्मेनियम और सिलिकॉन, इनकी आप रजिस्टिविटी देखिए तो इससे ज़्यादा है, ये कंडक्टर से ज़्यादा है, 10⁻⁵, फिर ये 0.46, फिर ये 2300 ओम मीटर। तो अब देखिए कि ये कितना वेरी हो रहा है, 10⁻⁵ से लेके ये 2300, यानी कि 10⁻+3 तक हो गया। तो सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁵ से लेके 10⁻+3 के बीच में वेरी हो रही है। फिर इंसुलेटर की अगर बात करें हम तो ये देखिए इंसुलेटर में प्योर वाटर ले लिया, ग्लास, हार्ड रबर, NaCl और फ्यूज्ड क्वार्ट्ज, इन सभी की आप रजिस्टिविटी देखिए तो 10⁻⁵, 10⁻⁴, 10⁻⁻16, 10⁻⁴, 10⁻⁻16, यानी कि 10⁻⁵ से लेके 10⁻⁻16 तक तो यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे इससे भी ज़्यादा होती है, क्योंकि आइडियल इंसुलेटर किसको कहते हैं, जिसकी रजिस्टिविटी इनफाइनाइट हो, जिसमें कोई भी कंडक्शन ना होता हो, यानी कि रजिस्टिविटी इनफाइनाइट हो, या ऐसे कहें कि जिसकी कंडक्टिविटी ज़ीरो हो, तो ये सारे इंसुलेटर में बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कंडक्टर की जो रजिस्टिविटी है बहुत ही कम होती है, सेमीकंडक्टर की उससे थोड़ी ज़्यादा, और इंसुलेटर्स की रजिस्टिविटी बहुत ही हाई होती है। चलिए अब बात करते हैं हम कॉमर्शियल रजिस्टर्स की। देखिए, मैटर की जो रजिस्टेंस करने की प्रॉपर्टी है, करंट को रजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है, उसका यूज़ इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में और इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत जगह पे होता है, इसलिए कॉमर्शियली रजिस्टर्स को बनाया जाता है। अब ये जो कॉमर्शियल रजिस्टर्स बनाए जाते हैं वो बेसिकली दो टाइप के बनाए जाते हैं, एक है कार्बन रजिस्टर और दूसरा है वायर वाउंड रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर जैसा कि नाम है वो कार्बन से ही बनता है, यानी कि ग्रेफाइट से ही बनता है, और इसका जो रेजिस्टेंस है आपको मिलेगा नियर अबाउट 1 ओम से लेके 10 मेगा ओम तक मिल जाएगा। मीन्स के कार्बन रेजिस्टेंस आपको 1 ओम से लेके 10 मेगा ओम्स तक की बड़ी रेंज में मिल जाते हैं। अब अगर बात करें हम वायर बाउंड रेजिस्टेंस की, तो वायर बाउंड रेजिस्टेंस में जैसा कि इसका नाम है, वायर को वाउंड करके एक सिलिंड्रिकल इंसुलेटर के ऊपर वायर को वाउंड करके इसे बनाया जाता है। अब इसमें जितनी वायर की लेंथ ज़्यादा होती है उतना उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, और वायर की थिकनेस अगर ज़्यादा होती है तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है। ये जो वायर बनाया जाता है वायर बाउंड रेजिस्टेंस में, वो एलॉयज से बनाया जाता है,
जैसे कि मैंगनीन हो गया, कांस्टेंट टन हो गया, नाइक्रोम हो गया, इस तरह के एलॉयज का यूज किया जाता है। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो फ्रैक्शन ऑफ ओम से लेके फ्यू हंड्रेड ओम्स तक मिल जाता है। मीन्स के आपको ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस 0.1 ओम, 0.01 ओम ऐसे भी मिल जाएंगे, और वहां से लेके 100 ओम्स तक के भी मिल जाएंगे। लेकिन ये बहुत हायर वैल्यू के रेजिस्टेंस के लिए, यानी कि मेगा ओम्स के रेजिस्टेंस के लिए वायर बाउंड रेजिस्टेंस नहीं मिलते हैं। इन दोनों टाइप के रेजिस्टेंस के अपने अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, अपनी अपनी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन रेजिस्टर की, तो कार्बन रेजिस्टर का सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये कॉम्पैक्ट है। ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट यानी कि मैं आपको कहूं तो बॉल पेन की जो निब होती है ना, उसके जितना एक ऑर्डिनरी कार्बन रेजिस्टर होता है। इससे भी छोटे रेजिस्टेंस एसएमडी कंपोनेंट्स के तौर पे बनाए जाते हैं, जो कि पीसीबी के ऊपर माउंट हो जाते हैं, जो कि मोबाइल वगैरह में यूज होते हैं। ऐसे रेजिस्टेंस तो बहुत ही छोटे होते हैं, 1 मिलीमीटर से भी छोटे। यानी कि कार्बन रेजिस्टर की सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है वो है कि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं। दूसरा कि ये इनएक्सपेंसिव है। ये इनएक्सपेंसिव है यानी कि बहुत ही सस्ते होते हैं। ये मीन्स वायर ऑन रजिस्टर से कंपेयर किया जाए तो वायर ऑन रजिस्टर से कुछ 100 टाइम्स या 500 टाइम्स लेस प्राइस होती है इसकी। मैं एक एग्जांपल दूं कि एक ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, ऐसा रेजिस्टेंस अगर आप मार्केट से लेने जाओ तो आपको 1 रुपये में 5 रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। इतने सस्ते होते हैं ये। तो इनएक्सपेंसिव होना ये इसकी दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, कार्बन रजिस्टर का एक ड्रॉबैक है कि टेम्परेचर सेंसिटिव है। यानी कि इसको टेम्परेचर की इफेक्ट होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके मुताबिक रेजिस्टेंस इसका कम हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर के साथ इसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता, बदल जाता है। लेकिन यहीं पे वायर बाउंड रेजिस्टेंस एक बहुत ही अच्छा काम करता है कि वायर बाउंड रेजिस्टेंस टेम्परेचर के लिए इनसेंसिटिव है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि वायर बाउंड रेजिस्टेंस जो है वो इनसेंसिटिव है टू टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर की इसको कोई खास इफेक्ट नहीं होती है। टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से इसके रेजिस्टेंस में बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं आता है जितना कार्बन रेजिस्टेंस में आ जाता है। तो ये इसकी एक अच्छी प्रॉपर्टी है। और इस वजह से वायर बाउंड रेजिस्टेंस जो है वो ऐसी जगह पे यूज किया जाता है जहां पे रेजिस्टेंस का वेरिएशन हमें टॉलरेबल ना हो। लेकिन इसके सामने इसका दूसरा एक ड्रॉबैक ये है कि साइज में बड़ा होता है और कॉस्टली भी होता है। इसीलिए ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कार्बन रेजिस्टर्स ही यूज किए जाते हैं। अब हम कार्बन रेजिस्टर्स के बारे में एक ये जो टेबल है इसको समझते हैं। देखिए, कार्बन रेजिस्टर्स जैसे कि मैंने पहले कहा कि कॉम्पैक्ट है, साइज में बहुत ही छोटा होता है। एक बॉल पेन की निब जितना छोटा होता है और उससे भी छोटा हो सकता है। अब ऐसे में क्या होता है कि उसके ऊपर आप उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं लिख पाते। वो इतना छोटा है कि आपके पास वहां पे लिखने के लिए जगह ही नहीं होती। आप उसकी वैल्यू कैसे लिखोगे जब इतना छोटा है? तो इसलिए इसमें एक मेथड यूज की जाती है और वो है कलर कोड मेथड। यानी कि रजिस्टर के ऊपर उसकी रेजिस्टेंस को दिखाने के लिए कलर्स की रिंग का यूज किया जाता है, कलर्ड रिंग का यूज किया जाता है। देखिए, मैंने यहाँ पे ये आपको दो रजिस्टर्स दिखाए हुए हैं। देखिए, पहले तो कह दूं कि ये रजिस्टर बहुत ही बड़ा दिखाया गया है। मैंने जैसे कि बताया आपको कि बॉल पेन की निब जितना होता है सिर्फ, लेकिन इसको बड़ा ही जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है। अब समझिए कि ये कलर कोड क्या है। देखिए, इस रजिस्टर के ऊपर ऐसे 4 अलग अलग कलर की रिंग्स ड्रॉ की जाती है। यहाँ भी देखिए, इस रजिस्टर में भी है कि यहाँ पे इस तरह से 4 अलग अलग कलर्स की रिंग ड्रॉ की जाती है। ठीक है, पूरे पे होती है। यहाँ पे पीछे का हिस्सा आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन ये पूरे पे ऐसे सर्कुलर रिंग होती है इस तरह से। ठीक है, अब इस रिंग के कलर का ये कोड टेबल है, कलर कोड टेबल है। इसको याद रखना, कलर कोड टेबल है ये।
इसमें यहाँ पे कलर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे उसके नंबर और मल्टीप्लायर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे टॉलरेंस लिखा हुआ है। ये नंबर और मल्टीप्लायर क्या है वो बाद में बताता हूँ, और ये टॉलरेंस क्या है ये समझ लीजिए। टॉलरेंस यानी कि टेम्परेचर के साथ इस रेजिस्टेंस में कितना चेंज हो सकता है वो परसेंटेज में दिया है। ये 5% है, ये 10% है और ये 20% है। तो अगर टॉलरेंस 5% है तो इसका मतलब कि इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस 5% तक वेरी हो सकता है। अगर 10% है तो 10% तक वेरी हो सकता है, इस तरह से। अब ये नंबर और मल्टीप्लायर, इसका क्या करना है समझते हैं। देखिए, इसके लिए मैं सीधा ये एग्जांपल लेता हूं। आप यहां पे देख रहे हो कि जो पहली रिंग है वो रेड कलर की है, दूसरी रिंग है रेड कलर की, तीसरी रिंग भी रेड कलर की, और जो फोर्थ रिंग है वो सिल्वर कलर की है। ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट रिंग है और सेकंड रिंग है उसके लिए आपको नंबर का यूज करना है, और जो थर्ड रिंग है उसके लिए आपको मल्टीप्लायर का यूज करना है, और जो फोर्थ रिंग है वो आपको टॉलरेंस के लिए दी गई, इसलिए इसमें इस टेबल का यूज करना है आपको। अब कैसे यूज करना मैं समझा देता हूं। देखिए, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, मैं सीधा ही यहां पे लिखूंगा R इजकल टू, देखिए पहली रिंग कौन सी है, रेड कलर की। अब रेड कलर का नंबर क्या है, 2। मैंने कहा आपको कि फर्स्ट और सेकंड रिंग में क्या यूज करना है, नंबर यूज करना है। तो यहां पे नंबर क्या आएगा, 2। रेड का नंबर आएगा 2, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 2। वापस दूसरी रिंग भी रेड है और उसमें भी नंबर का यूज करना होता है, तो मैं लिखूंगा वापस 2। और अब जो तीसरी रिंग है वो भी रेड ही है, लेकिन मैंने पहले ही आपको कहा कि तीसरी रिंग में नंबर का नहीं मल्टीप्लायर का यूज करना है। तो जब तीसरी रिंग में रेड आता है तो आपको मल्टीप्लायर लेना है 10⁻², यानी कि आपको ऐसे लिखना है मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। ठीक है। अब इसमें जो ये फोर्थ रिंग है वो है सिल्वर, और मैंने आपको कहा कि फोर्थ रिंग के लिए ये टॉलरेंस वाले कॉलम यूज करनी है। अब देखिए यहां पे है सिल्वर, ठीक है, तो ये सिल्वर के सामने है 10, यानी कि 10%। इसका मतलब ये हुआ कि इस रेजिस्टेंस का टॉलरेंस है 10%, तो आप इसको लिख दीजिए प्लस और माइनस 10% करके, यानी कि ये रेजिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 2200 ओम्स, एंड प्लस और माइनस इसका टॉलरेंस कितना है 10%, यानी कि इस रेजिस्टेंस में 10% तक वेरिएशन हो सकता है। अब ऐसे ही ये जो दूसरा रेजिस्टेंस दिया है उसका भी हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। यहां पे देखिए पहली जो रिंग है वो येलो कलर की है, दूसरी रिंग है वो वायलेट है, और तीसरी रिंग ब्राउन, और जो चौथी रिंग है वो गोल्ड कलर की है। ठीक है। तो इसका हम रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। देखिए पहली रिंग और दूसरी रिंग के लिए क्या यूज करना है, नंबर यूज करना है। तीसरी रिंग के लिए मल्टीप्लायर यूज करना है, और चौथी रिंग के लिए ये टॉलरेंस यूज करना है। तो यहाँ पे जो पहली रिंग है वो है येलो, और पहली रिंग के लिए अगर येलो है तो नंबर आएगा 4, और दूसरी रिंग है वायलेट, तो वायलेट के लिए नंबर आएगा 7, यानी कि पहले तो मुझे लिख लेना है यहाँ पे 47। अब मैं मल्टीप्लायर यूज करने वाला हूँ। अब इसमें आप देखिए कि जो थर्ड रिंग है वो है ब्राउन, और ब्राउन के लिए मल्टीप्लायर आएगा 10⁻1, तो अब लिख दीजिए मल्टीप्लाइड बाय 10⁻1। प्लस और माइनस अब हम लेंगे टॉलरेंस, तो ये जो फोर्थ रिंग है वो गोल्ड है, तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस आप देख रहे हो कि 5% आएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5%, यानी कि ये रेजिस्टेंस आपका तैयार हो गया 470 ओहम प्लस और माइनस 5%। ठीक है। तो इस तरह से रिंग के कलर कोड से आप रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, और इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखना। इसमें खास तौर पे वापस मैं आपको याद दिला दूं कि जो फर्स्ट और सेकंड रिंग है इन दोनों के लिए नंबर यूज करने हैं, थर्ड रिंग है उसके लिए मल्टीप्लायर, और फोर्थ रिंग है उसके लिए ये टॉलरेंस यूज करना है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि फर्स्ट एंड सेकंड रिंग, इसमें नंबर
फिर यहाँ पे थर्ड रिंग आएगी जो मल्टीप्लायर के लिए, और जो फोर्थ रिंग है वो है टॉलरेंस के लिए। अच्छा, आप पूछ सकते हो कि इसको हम याद कैसे रखें। देखिए, ये कलर सारे याद रखने पड़ेंगे और इसी सीक्वेंस में याद रखने पड़ेंगे। आप कलर देख लीजिए एक बार। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, और फिर ये गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। इसमें एक नो कलर के बारे में कहना मैं भूल गया कि नो कलर यानी कि अगर फोर्थ रिंग में कोई कलर ही नहीं है, अगर यहाँ पे फोर्थ रिंग है ही नहीं जैसे कि, तो ऐसे में आपको 20% टॉलरेंस है ऐसा मान लेना है। नो कलर में टॉलरेंस कितना है? 20%। अच्छा, अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? देखिए, इसके लिए मैं आपको एक की देता हूं। ये की ऐसे है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वेल्थ। इसको याद रखिए, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वेल्थ। ये कैसे लिया जरा देख लीजिए। पहला है ब्लैक कलर, उसका बी। दूसरा है ब्लैक कलर, उसका बी। तीसरा है रेड कलर, उसका रेड का आर, ऑरेंज का ओ, येलो का वाई। यानी हो गया बी रॉय, ROY। ये सब कुछ कैपिटल में लिखा है। फिर ग्रीन का जी, ये ग्रेट में आता है। फिर ब्लू का बी, ये ब्रिटेन में आता है। फिर वायलेट का वी, ये वेरी में आता है। ग्रे का जी, ये गुड में आता है। और वाइट का डब्ल्यू, ये वेल्थ में आता है। तो इस तरह से ये बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वेल्थ, इस लाइन को आप याद रखिए तो आपको ये कलर याद रखने में आसानी होगी। अच्छा, इसमें ये जो गोल्ड और सिल्वर है, इसके दो रोल हैं। देखिए, ये मल्टीप्लायर में भी दिख रहा है और साथ ही टॉलरेंस में भी दिखता है। टॉलरेंस में तो हमने बात की भाई, अगर गोल्ड रिंग है, फोर्थ रिंग गोल्ड है, तो ये टॉलरेंस आएगा 5%। और अगर फोर्थ रिंग सिल्वर है तो टॉलरेंस आएगा 10%। लेकिन गोल्ड और सिल्वर आपको थर्ड रिंग में भी दिख सकता है। अगर वो थर्ड रिंग में है तो मल्टीप्लायर आपको गोल्ड के लिए लेना है 10⁻⁻1 और सिल्वर के लिए लेना है आपको 10⁻²। समझ रहे हो? इसका एक एग्जाम्पल लेते ताकि आपको बात समझ में आ जाए। चलिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग और फोर्थ रिंग। ठीक है। अब सपोज कि फर्स्ट रिंग जो है वो है ब्लू। फिर जो सेकंड रिंग है वो है ग्रीन। थर्ड रिंग जो है वो है गोल्ड, थर्ड में गोल्ड लिखा मैंने। और फोर्थ रिंग जो है वो है सिल्वर। ऐसे तो क्या होगा? देखिए, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हम फाइंड करते हैं। R इजकल टू, देखिए पहले रिंग कौन सी है इसमें? ये है ब्लू, और सेकंड रिंग कौन सी है? ग्रीन। तो हमें इसका नंबर यूज करना है। तो ब्लू के लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखिए ब्लू के लिए है 6 और ग्रीन के लिए है 5। तो ये हो जाएगा 65। नंबर क्या आएगा? 65 मल्टीप्लाइड बाय, अब गोल्ड, थर्ड रिंग में गोल्ड है, तो गोल्ड अगर है तो मल्टीप्लायर क्या आएगा इसका? 10⁻⁻1। तो अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻1। और फोर्थ रिंग सिल्वर है तो प्लस और माइनस कितना आ जाएगा? 10%। तो ये हो गया रेजिस्टेंस 6.5 ओहम प्लस और माइनस 10%। आई बात समझ में? चलिए, ऐसा ही एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये टेबल देख के आपने सोचा कि इसमें
मिनिमम रेजिस्टेंस हम कितना बता सकते हैं। अगर हम चाहें कि हमें मिनिमम रेजिस्टेंस बताना है तो कितना बता सकते हैं। देखिए, मैं पहले रिंग के तौर पे ले रहा हूं ब्लैक, फिर जो दूसरी रिंग है वहां पे मैं ले रहा हूं ब्राउन, और जो तीसरी रिंग है वहां पे मैं ले रहा हूं सिल्वर, और जो फोर्थ रिंग है वहां पे गोल्ड। अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा देखना, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। देखिए, पहली और दूसरी रिंग कौन सी है, ब्लैक और ब्राउन। अब इसका नंबर क्या आएगा, ब्लैक के लिए 0 और ब्राउन के लिए 1, तो मुझे लिखना है 0 1 मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लायर क्या आएगा, देखिए थर्ड रिंग में आपको सिल्वर दिया है तो मल्टीप्लायर है 10⁻², तो यहाँ पे मल्टीप्लायर आएगा 10⁻², और फोर्थ रिंग में गोल्ड है तो ±5%, यानी कि ये हो गया रेजिस्टेंस 0.01 ओहम ±5%। बच्चों, ये सबसे छोटा रेजिस्टेंस जो आप कलर कोड से दिखा सकते हैं वो हुआ। दिस इज द मिनिमम रेजिस्टेंस पॉसिबल टू बी एक्सप्रेस्ड बाय कलर कोड। इससे छोटा रेजिस्टेंस आप कलर कोड से नहीं दिखा सकते। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि दिस इज द मिनिमम रेजिस्टेंस। अच्छा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना बता सकते हो पता है, कलर कोड से अगर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस बताना है तो आप कितना बता सकते हो, ये होगा 99 इंटू 10⁻⁹ ओहम प्लस और माइनस तो 5% या 10% जो भी हो, लेकिन 99 इंटू 10⁻⁹ ये आप मैक्सिमम रेजिस्टेंस बता सकते हो कलर कोड की मदद से। अच्छा, इसका कलर कोड क्या होगा बता सकते हो, बहुत आसान है। कलर कोड होगा वाइट 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 एंड गोल्ड। सही है। देखिए, अगर पहली और दूसरी रिंग वाइट है तो इसका नंबर क्या आ जाएगा 9, और तीसरी रिंग भी वाइट है तो इसका मल्टीप्लायर क्या आ जाएगा 10⁻⁹, और गोल्ड है तो ±5%। तो यानी कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए कलर कोड आएगा वाइट 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 गोल्ड। तो इस तरह से हम अलग अलग कार्बन रेजिस्टर्स के लिए इस कलर कोड टेबल का यूज करके रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस उस पर डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। और साथ में मैं बता दूं कि इसके क्वेश्चन आंसर्स की PDF मैंने लिंक में रखी है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।